जय हिंद दोस्तों, राम राम। मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे, पेपरों की तैयारी बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना क्या करते हैं, हम लोग करते हैं रोजाना क्या, करंट अफेयर। रोजाना करंट अफेयर करते हैं, सॉरी करंट अफेयर नहीं बोल रही है। हम लोग रोजाना क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट। किस चीज़ के प्रैक्टिस सेट करते हैं हम लोग करते हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। ओके, ये किस किस एग्जाम के लिए है भैया? तो ये एग्जाम है किसका, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी 2023-24 के लिए। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये कौन सा है अपना, ये प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 6 है। ये 5 लिखा है, गलती से लिख गया वहाँ पे, 6 था। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है अपना, 6 है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे वो भी चैनल पे आ सके और जुड़ सके। ओके, तो जल्दी जल्दी एक काम करिए जल्दी से। ओके, फिर हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहले हम जानेंगे कि जो हमने पिछली बार तो आपको प्रश्न दिए थे कि इसके आंसर हमें बताइए, तो पहले उन रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रोजगार सारथी। ओके, रोजगार सारथी बाय राजेश सर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। हम करते हैं रिवीजन पहले। रिवीजन में क्या कह रहा है ये, पहले क्या कह रहा है, यूपी के राज्य महा महाधिवक्ता, यूपी के राज्य महाधिवक्ता कौन है, महाधिवक्ता कौन है? तो वो है अजय कुमार मिश्रा। तो कौन है, क्या बोल रहा है ये है अजय कुमार मिश्रा। कौन है? अजय अजय कुमार कुमार मिश्रा जी। ओके, ओके, ये कौन है, अजय कुमार मिश्रा। ओके, यूपी के महाअधिवक्ता। ओके, अब बात करें कि यूपी के लोकायुक्त कौन है, तो यूपी के लोकायुक्त कौन है? तो यूपी के लोकायुक्त है संजय मिश्रा। ये रिवीजन है, जो आपको मैंने पहले बताया था प्रश्न, उनका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो कौन है इसके, संजय मिश्रा। ओके, फिर जानते हैं यूपी के राज्य लोक सेवा आयुक्त। यूपी के राज्य लोक सेवा आयुक्त कौन है? तो वह संजय श्रीवास्तव। ओके, कौन है? संजय श्रीवास्तव। ओके, फिर बात करें कि यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त, यूपी के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यूपी के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वो है मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। ओके, फिर बात करें यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त। अगर जानने कि यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त हैं भवनेश्वर कुमार सिंह। कौन से? भवनेश्वर कुमार सिंह। ओके, ये यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ओके, चलिए जानते हैं यूपी के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो बताइए यूपी के राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? तो ये है कौन, ये है बालकृष्ण। कौन है? बालकृष्ण। कौन? बालकृष्ण। बालकृष्ण। बालकृष्ण है यूपी के मानव आयोग के अध्यक्ष। ओके, फिर जानते हैं यूपी के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूपी के जो राज्य में राज्य महिला आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है कौन? विमल वंथम। कौन है? विमल वंथम। ओके, विमल वंथम इसके राज्य महिला महिला आयोग के अध्यक्ष है। ओके, फिर बात करें यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। अगर हम बात करें कि यूपी के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भैया बताइए आप लोग कौन है? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। ओके, चलिए जानते हैं यूपी के ओबीसी एसटी अध्यक्ष। ओके, क्या है? यूपी के एससी एसटी अध्यक्ष। तो वो कौन है? तो वह आसिम अरुण। कौन है? आसिम अरुण। कौन है? आसिम अरुण। ओके, आसिम अरुण इसके अध्यक्ष हैं। किसके? एस टी एस सी आयोग के अध्यक्ष। ओके, तो इसका मुझे आप लोग, ये सब हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, इसका मुझे आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। ओके, तो ये सब हम लोगों के रिवीजन था। अब आते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1। ओके, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि राजा बिंबिसार जो शासक था, है ना, तो राजा बिंबिसार, इसके राजा बिंबिसार कौन से वंश का शासक था? तो ये राजा बिंबिसार ये राजा जो बिंबिसार है वो किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का भैया? तो ये रहेगा मौर्य वंश का शासक रहेगा। ओके, तो ये पूछना चाह रहा है, सॉरी मौर्य वंश नहीं, मगध वंश। मगध वंश में मगध पे हर्यक वंश का शासक था। ओके, बिंबिसार। ओके, ये किस वंश का? हर्यक वंश का शासक था। कौन सा? हर्यक वंश। हर्यक वंश।
तो ये हर एक वंश का शासक था। ओके, तो आप पूछना चाह रहा है यहाँ से, पूछना चाह रहा है कि बिंबिसार दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक भी थे। ओके, तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आजात शत्रु। क्या आजात शत्रु थे? नहीं भैया। क्या सरीपुत्र थे? नहीं भैया। क्या जीवक थे? बताइए। क्या राहुल थे? तो वो कौन है? तो वो है कौन? राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? चिकित्सक थे राहुल। कौन? राहुल। ऑप्शन नंबर डी। ओके, राहुल। जानते हैं थोड़ा इस बिंबिसार के बारे में, कौन था बिंबिसार, कैसे इसका? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बिंबी के सार क्या था? ये हर्यक वंश का शासक था। किसका? हर्यक वंश का शासक था। ओके, ये हर्यक वंश का शासक हो गया। अब क्या इसके अन्य नाम किस नाम से जानते हैं इसको हम? तो इसको, इस वंश को हम किस नाम से जानते हैं? इस वंश को जानते हैं हम पितृहंता वंश। पितृहंता वंश क्यों भाई? क्योंकि इसमें ना जो शासक आता है वो अपने पिता की मृत्यु करके राजा बनता है। तो पिता को मारने के बाद राजा बनता है, तो इसलिए कहते हैं पितृहंता वंश। ओके, तो जानते हैं बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? तो बिंबिसार का पुत्र है अजात शत्रु। जो ये अजात शत्रु है जिसके बारे में हम, ये ऑप्शन नंबर ए पे, इसका, ये इसका पुत्र है। किसका? बिंबिसार का। ओके, फिर अजात शत्रु का पुत्र कौन होगा? उदयन होगा। तो ऐसे ऐसे इनका प्रोसेस चलता जाता है। ओके, चलिए, ये तो हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर डी, राहुल। ओके, आंसर नंबर डी। ओके, चलिए बढ़ते आगे, बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? किसी स्मारक से गौतम किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो तो ये क्या पूछना चाह रहा है? ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी जगह से गौतम बुद्ध ने जो अपना ज्ञान दिया था लोगों को, तो कौन सी जगह से दिया था? तो वो स्थान कौन सा था? चलिए जानते हैं वो स्थान कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? हुमायूं का मकबरा? नहीं भैया, ये तो मुगल के समय की बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये क्या है? मोहबौद्दी मंदिर समूह? क्या कुतुब मीनार या फिर लाल किला? कुतुब मीनार, लाल किला, ये तो सब दिल्ली सल्तनत मुगल काल के हैं। पर जब हम बात करें हुमायूं का ये क्या है? महाबौद्धि मंदिर। यहाँ से गौतम बुद्ध ने अपने काम, यहाँ से अपना ज्ञान देना चालू किया था। कौन से मंदिर से? महाबौद्धि, महाबौद्धि मंदिर समूह से। ओके, तो हम इसको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा भैया कहाँ पे स्थित है? तो हुमायूं का मतलब कहाँ, मकबरा कहाँ पे? ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। ओके, दिल्ली में स्थित हो गया ये। ओके, किसने बनवाया इसको? तो इसको बनवाया हमीदा बानो बेगम ने। ओके, किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। ओके, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की पत्नी थी। ओके, इसने बनवाया। चलिए, ये हो गया, इसकी बात होगी। भैया ये इसके बारे में जानते थोड़ा, क्या है? महाबौद्धि मंदिर के बारे में। ये क्या है? इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कराया अशोक ने। अशोक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और मौर्य वंश अभिलेख का जनक, इसमें जो अभिलेख के जनक कौन कहा जाता है? अब से अशोक कौन है? अशोक है मौर्य वंश का शासक है, और इसको अभिलेखों का जनक कहा जाता है। इसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। ओके, तो इसने निर्माण किसने करवाया? इसको करवाया अशोक ने, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था। ओके, फिर बात करते हैं कुतुब मीनार की, कि भैया कुतुब मीनार किसने बनाया? तो कुतुब मीनार बनवाया किसने था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने चालू करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण चालू करवाया था ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया? ऐबक ने करवाया। ओके भैया, ऐबक ने करवा दिया। पर ऐबक जब इसकी मृत्यु हो जाती चौकास खेलते समय, तो इसने पूरा काम चालू करवा दिया, पर इसके समय पूरा नहीं बन पाया था। तो पूरा बनवाने का कार्य किसने करवाया? तो इसको पूरा बनवाने का कार्य करवाया किसने? तो इल्तुतमिश ने इसने पूर्ण बनवाया। इल्तुतमिश ने, और इसका निर्माण पूरी तरीके से करवा दिया। ओके, फिर बात करते हैं लाल किले के बारे में, जो दिल्ली में स्थित है लाल किला। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला है जिसका निर्माण कौन करवाता है? मुगल शासक शाहजहां। कौन? मुगल शासक शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां क्या करवाता है? ये करवाता है इसका निर्माण, लाल किले का। ओके, ये कौन है? ये मुगल शासक है। ओके, मुगल शासक होगा। ओके, ये सब बातें हम लोग इनके बारे में जान चुके हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक प्रश्न में हम लोग, एक प्रश्न में कम से कम 4 से 5 प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे आगे। चलिए, आते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। त्रिपिटक यानी, त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक से नहीं है? अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि पूरा प्रश्न जरूर पढ़ा करें। अगर आप लोग पढ़ा त्रिपिटक है तो गलती कर दोगे। पूरा प्रश्न पढ़ा करो। क्या बोल रहा है? कि त्रिपिटक नहीं है। नहीं है ना का मतलब क्या होगा? कि नहीं है, तो नहीं है पे आप लोगों को फोकस करना होता है। तो क्या अभिधम पिटक तो है? ऑप्शन नंबर ए, अभिधम पिटक है।
क्या शुद्ध पिटक है? जी भैया शुद्ध पिटक भी है। क्या विनय पिटक है? हाँ भैया विनय पिटक है। तो क्या नहीं है? यह है उपासक पिटक। कौन सा पिटक नहीं है? उपासक पिटक नहीं है। ओके, कौन सा पिटक नहीं है? उपासक पिटक नहीं है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं, अभिधम पिटक के बारे में। अभिधम पिटक में क्या हुआ, ये कब, इसका कब उत्पत्ति हुई, कब इसको बनाया गया? तो इसको बनाया गया तीसरी बौद्ध संगीति के समय, तीसरी बौद्ध संगीति के समय। ओके ओके, इसको तीसरी बौद्ध संगीति के दिन समय बनाया गया। फिर बात करते हैं सूट पिटक। भैया क्या है? सूट पिटक को धर्म संबंधित पिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसमें धर्म के बारे में बातें हैं सारी। किसको? धर्म संबंधित, संबंधित पिटक कहा जाता है। किसको? सूट पिटक को। ओके, और बात करें कि विनय पिटक, तो विनय पिटक में क्या है? नीति संबंधित बातें हैं। कौन सी बातें हैं? नीति संबंध बातें हैं। किसमें? नीति के बारे में बातें कही गई हैं। किसमें कही गई है? विनय पिटक में। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ। प्रश्न नंबर 3 हो चुका है। अब बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमसे? प्रश्न नंबर 4 कहता है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? ये पूछना चाह रहा कि इंडिका जो बुक है उसके लेखक कौन है? किसने इंडिका बुक लिखी है? तो बताइए इंडिका के लेखक कौन है? बताइए, क्या वो मैगथनीज है, क्या वो फाहियान है, या फिर वह हेनसांग है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन व्यक्ति जिसने क्या लिखा है? इंडिका पुस्तक लिखी है। ओके, तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? तो पहले जानते हैं कि आंसर से पहले हम, तो आंसर क्या है? आंसर होगा अपना मैगथनीज। ओके, मैगथनीज हो गया। अब जानते हैं मैगथनीज कब से कब तक इस शासन में रहा है? ये कब तक रहा है? ये रहा 304 से लेके 299 तक ये शासन रहा है। ओके, इस समय ये किसके शासन में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ओके, किसके शासन काल में आया है? यह है चंद्रगुप्त मौर्य, CM के। ओके, CG के मौर्य काल में। ओके, फाहियान भैया कौन है? फाहियान के बारे में जानते हैं, बात करते हैं। फाहियान कब आया? फाहियान आया 399 से लेके 414 ईस्वी तक। कब आया? 399 से लेकर 414 ईस्वी तक। और मैगनीज कब आया था? 304 BC। यहाँ पे ईसी की बात नहीं करें, यहाँ पे हम BC की बात करें। BC से लेकर 299 BC तक। ओके, तो इन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। ओके, तो ये किसके समय पे आया? ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया। जो हेनसांग है वो किसके समय का है? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पे आया, ना कि चंद्रगुप्त के समय पे। आप लोगों को याद रखना है। फिर बात करते हैं हेनसांग। हेनसांग भैया कब आया? तो हेनसांग आया 629 से लेकर 645 तक। ओके, कब? 629 से लेकर 645 तक। लगभग यहाँ पे 15 वर्ष इसने व्यतीत किए। ओके, 15 वर्ष व्यतीत किए। ये किसके समय पे आया? उस समय थे राजा हर्षवर्धन। कौन? राजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय पे ये आया। ओके, तो यह आया हर्षवर्धन के समय पे। ओके, जो ये हेंगसांग है, हेंगसांग और फाहियान ने एक एक बुक लिखी है। तो अगर बात करें फाहियान की बुक का नाम, फाहियान की बुक का नाम क्या है? फोयोकी। क्या नाम है? फोक्यू की। क्या नाम है? फोक्यू की। ओके, ये बुक होगी फाहियान की। आप जानते हैं हेसंग की बुक कौन सी है? हेसंग की बुक है सीयू की। कौन सी? CU, ये एक मिनट, CU की। कौन सी? CU की। CU की पुस्तक किसकी है? यह है हेसंग की। क्योंकि चाइनीज तो इनकी पुस्तक का लिखने का इनका नाम भी अलग दे रखा है इन्होंने, CU की। ओके, और क्या इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि 305 में क्या हुआ? 305 में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन? सेल्यूकस निकेटर से इसकी लड़ाई हुई 305 में। ओके, 305 में इसकी लड़ाई हुई। तो इसने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी लड़की की शादी किसकी? हेलिना की। हेलिना की शादी किससे कर दी? हेलिना की शादी कर दी किससे? किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से इसका विवाह कर दिया, CG से। ओके, या बोला CM से इसका विवाह कर दिया। विवाह जब किया तो इसका ही, अब सेल्यूकस निकेटर है ना जो SN, सेल्यूकस निकेटर का जो एक राजदूत हुआ है। क्या वो राजदूत? राजदूत कौन था? ये था मैगथनीज, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो मैगथनीज ही था जो किसका राजदूत था? ये था किसका? किसका राजदूत था? ये था सेल्यूकस निकेटर का। ओके, और इसकी बुक की थी कौन सी? इंडिका। ओके, तो ये भी इसकी पुस्तक है। आप जान चुके क्या था? सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का ससुर था। और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत कौन था?
मैगथनिस्ट था, जिसकी पुस्तक है इंडिका। ओके, चलिए आते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य, क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान है। तो ये क्या कहता है कि किस किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा में प्रोत्साहन है। तो ये किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है ये, तो जानते हैं ये किस किस के लिए है। तो सबसे पहले जानते हैं ऑप्शंस क्या है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी 14 से लेकर 20 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी 5 से लेकर 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। तो ये किसके लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य कितने कितनी कितनी आयु के बच्चों के लिए है? तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु, कितना 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। ओके, इन बच्चों के लिए अभियान है। ओके, इसमें क्या क्या किया जाता है भैया? तो ये कौन सा किससे लिया गया? ये 46वें संविधान से लिया गया, संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? ये 2002 में किया गया। कब किया गया? 2002 में किया गया। ओके, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 21। किसके? आर्टिकल 21A के अंदर। किसके अंदर आता है भैया? तो ये आता है आर्टिकल 21A के अंदर। क्या कहा जाता है इसमें? इसमें कहा जाता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है और उनको स्कूल में भेजना जरूरी होता है। ओके, और सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रोत्साहन करना जरूरी है। ओके, इसमें क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ओके, ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में कब जोड़ा गया इसको? 11वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इसको। 6 से 14 वर्ष किया गया। ओके, ये लागू कब हुआ था ये? तो ये हुआ है कब? 2009 में। कौन से अधिनियम? अधिनियम 2009 के तहत ये लागू हुआ। लागू कब हुआ? 10 अप्रैल 2010 को। ओके, ये क्या कहा जाता है इसमें? सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ओके, इसमें कौन सा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य करते हैं। कब किया इसने? 2000 से लेकर 2001 के बीच में। ओके, चलिए ये सब इसके बारे में जान चुके हैं हम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर ए। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है? तो ये कहना चाह रहा है इनमें से जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो इनमें से वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि अल्पसंख्यक वर्ग की हितों का संरक्षण की बात करता है? ये कहता है कि अल्पसंख्यकों की हितों का संरक्षण करेगा, जैसे उनके साथ कोई भेदभाव होता है तो उसकी संरक्षण करेगा। तो वो कौन सा अधिकार है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरोध अधिकार। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो ये कौन सा अधिकार है बताइए? तो ये देखो, शिक्षा का अधिकार तो किस आर्टिकल में आता है? शिक्षा का अधिकार आता है आर्टिकल 21A में। ओके, आर्टिकल 21 में ए में आ गया। शोषण के विरोध अधिकार कौन सी आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल आता है 23 और 24 में। किसमें? 23 एवं 24 में। ओके, ये हो गया 23 एवं 24 में आ रहा है ये। तो भैया ये फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन से में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 32 में। कितने? आर्टिकल 32 में। तो भैया सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कितने में आता है? तो ये आता है 29 एवं 30 में। किसमें? 29 एवं 30 में। तो यही हमारा आंसर होगा क्या? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्गों का इनको सांस्कृतिक अधिकार है और शैक्षिक अधिकार है, शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए और शैक्षिक अधिकार भी। ओके, तो ये आर्टिकल 30 क्या कहता है? अब जानते हैं 29-30, क्योंकि दो आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। तो दोनों आर्टिकल कहते क्या है? 29 और 30 क्या कहते हैं? जैसे कि 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण होना चाहिए। किसके क्षेत्र में संरक्षण होना चाहिए? भाषा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और लिपि के क्षेत्र में। वो कोई सी भाषा अपनी यूज़ कर सकते हैं, संस्कृति अपना सकते हैं या कोई सी लिपि लिख सकते हैं। उनको इन सब का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का। ओके, और 30 क्या कहता है? 30 कहता है कि आर्टिकल 30 कहता है क्या? कि शिक्षा संस्थान, जैसे शिक्षा संस्थान हो गए, स्थापित संचालित करने का अधिकार। ये कहता है कि अगर आप शिक्षा संस्थान खोलना चाहती हैं, स्थापित करना चाहते हैं या संचालित करना चाहते हैं तो आपको वो करने का अधिकार है। क्या करना होगा? करना सिर्फ कंडीशन सिर्फ इतनी है कि उसका परमिशन लेनी पड़ेगी आपको बस। ओके, तो ये कहता है कौन सा? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 ये कहता है। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल 30 हमसे ये कहता है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और आंसर हमारा क्या रहेगा? आंसर नंबर डी। ओके,
आंसर डी। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 7, सॉरी 7 बोल रहा, 6 हो रहा, 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये इस बात पे आप फोकस बड़ा अच्छे से किया करें कि ये कहता है कि कौन नहीं है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। गलती से अगर आपने है कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा कौन सा अधिकार नहीं है, तो बताइए कौन सा कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर ए, क्या लोक चुनाव में वोट डालने का अधिकार, क्या ये मौलिक कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दैनिक की भावना को विकसित करना, तो ये क्या वैज्ञानिक होता है? यहाँ पे दैनिक हो गया, सॉरी यहाँ पे वैज्ञानिक होगा, दैनिक को कट कर लीजिए, वैज्ञानिक लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, वैज्ञानिक या फिर ज्ञानिक। ओके, यहाँ पे ज्ञानिक होगा, ज्ञानिक, यहाँ पे ज्ञानिक लगा लीजिए आप लोगों के। ज्ञानिक की भावना को विकसित करना, या फिर लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, या फिर संविधान को मानना एवं उनकी आदर्श की कदर करना। तो कौन सी इसको किसके बारे में बात कर रही है? तो बताइए इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर ए अपना मौलिक कर्तव्य नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे लिए कहाँ से गए। जो हम मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य। अच्छा, तो भैया ये मौलिक कर्तव्य है क्या? तो जानते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य क्या, जो हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो हमने किससे लिए हैं? वो हमने लिए यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। ओके, ये किस भाग में आते हैं? ये आते हैं भाग 3 में। किस में आते हैं? तो ये आते हैं भाग 3 के अंदर। भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं। ओके, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का के अंदर भी आते हैं। कितने से कितने? ये 51 ए है। क्या है? 51 ए। ओके, ये क्या है? 51 ए। और मौलिक कर्तव्य एक तो, सॉरी, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? ये लिए यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? तो मौलिक कर्तव्य लिए हमने रूस से। किससे लिए? मौलिक कर्तव्य हमने लिए रूस से। कहाँ से लिए? रूस से, रसिया से। ओके, मौलिक अधिकार अलग हो गया और मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। ओके, तो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, अधिकार और कर्तव्य में फ़र्क है। अधिकार किस में आते हैं? अधिकार भाग 3 में आते हैं और कर्तव्य भाग 4 में आते हैं। 4 का में या बोले तो 4 ए के अंदर आते हैं। ओके, कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं? तो आर्टिकल 51 ए। कितना? आर्टिकल 51 ए। ये आते हैं मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 ए के अंदर आते हैं। ओके, हमने किससे लिया है? जैसे कि अगर बात करें तो मौलिक अधिकार किससे लिया? ये लिया यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिया? ये हमने लिया रूस से। अब ये किस किस श्रेणी के अंदर आते हैं? तो बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कब हमने लिया। तो ये हमने जोड़ा कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब? 1976। कब? 1976, 1976 में। ओके, इसमें कुल कितने कर्तव्य बताए गए हैं? तो कुल कितने कर्तव्य थे उस समय? उस समय कर्तव्य थे कुल 10 मौलिक कर्तव्य, पर उसमें एक जोड़ के हमने क्या कर दिया? अब उसको हमने कर दिया 11। कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? अब हो गए 11 मौलिक कर्तव्य। ओके, किस समिति के द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 थे, 11 हो गए। किस समिति के द्वारा जोड़े गए हैं? ये थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति के द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ओके, तो आप लोगों को ये बात दिमाग में बसा लेनी कि किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो इसका आंसर नंबर ए। ओके, आंसर नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आप प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि लोकसभा में मतदान करते समय, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति, यहाँ पे टाई लिखा है, टाई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? टाई। टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अगर मान लो कि अगर मतदान हुआ है, अगर मतदान हुआ तो 2 पार्टी खड़ी हुई हैं, तो एक पार्टी ए होगी, एक पार्टी बी हो गई। 2 पार्टी खड़ी हुई हैं, तो दोनों पार्टियों को समान वोट प्राप्त हुए। अगर दोनों पार्टियों को समान वोट प्राप्त हुए, मान लो एक एक वोट प्राप्त हुए, अगर दोनों पार्टी को समान वोट प्राप्त होते हैं तो फिर क्या होगा? वोट तो टाई हो गए। अब टाई होने का मतलब क्या होगा? तो इस स्थिति में वोट पूछ रहा है कि जब वोट टाई हो जाते हैं तो इस स्थिति में कौन वोट डालेगा जिससे वो एक पार्टी जीत जाती है। अब कौन वोट डालेगा चलिए जानते हैं। इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री रहेगा, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर रहेगा, या ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति रहेगा, या ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति रहेगा। तो वो कौन व्यक्ति होगा जो वोट डालेगा? तो वो व्यक्ति होगा कौन? तो वो व्यक्ति होगा स्पीकर। स्पीकर को ही सिर्फ एक अधिकार है कि जब कोई मैच अगर बोले कि जब कोई
अगर वोट डालते हैं और जब कोई वोट चुनाव में अगर अधिकार बोल सकते हैं कि अगर दोनों व्यक्ति समान वोट से प्राप्त होते हैं तो क्या करेगा कि स्पीकर जो होगा, स्पीकर का अधिकार होता है कि वो एक वोट डाल सकता है। अब उसका एक वोट महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि उस एक वोट से कोई भी जीत सकता है। अगर जब बोलते हैं कि वोट टाई हो जाते हैं तो ये कौन डालेगा, तो ऑप्शन नंबर बी कौन रहेगा, स्पीकर। ओके, तो स्पीकर का अधिकार रहेगा ये। ओके, तो जानते हैं प्रधानमंत्री कौन से उसके अंदर आता है, तो प्रधानमंत्री सभी 75वें उसके आर्टिकल के अंदर आता है। ओके, ये क्या करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा ओके चुना जाता है। फिर बात करते हैं स्पीकर के बारे में। स्पीकर तो हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, राष्ट्रपति किस किस के अंदर आता है, तो राष्ट्रपति आता है आर्टिकल 25 और 52 के अंदर, कितने 52 के अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ होती हैं। एक तो हो गया निर्वाचन मंडल, जिसको जो कितने में आता है, वो आता है 54 में, आर्टिकल 54 में। और चुनाव आयोग कितने में आता है, वो आता है 55 में। कितने में आता है, आर्टिकल 55 में। ओके, फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति भैया किस में आता है, तो भैया उपराष्ट्रपति आता है आर्टिकल 52 के अंदर ही, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही आर्टिकल 52 के अंदर आ जाते हैं। पर जब इनके अधिकार होते हैं तो अलग अलग हो जाता है। जैसे चुनाव कब होगा, चुना जाएगा तो कितने में, 66 में। ओके, और पद कितने में मिलेगा इसको, 63 में। ओके, ये पद का अधिकार रहेगा। तो ये सब हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। किसके बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर के बारे में। ओके, फिर बात करते हैं आर्टिकल के बारे में थोड़ा। आर्टिकल 100 का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 100 मतलब 100, आर्टिकल 101 या बोले तो 100A के अंदर। इसमें क्या है, स्पीकर का निर्णायक मत होगा। इसमें क्या है, स्पीकर का निर्णायक मत होता है, स्पीकर जो कहेगा वही फिर होता है लास्ट में। ओके, चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, जो अनुसूचित जनजाति है उसके संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति होती है के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। अगर कोई क्षेत्र है तो वो क्षेत्र किसके लिए घोषित रहेगा, अनुसूचित जनजाति के लिए घोषित करने का अधिकार किसके पास रहता है। तो चलिए जानते हैं किसके पास अधिकार रहेगा कि ये यहाँ पे अनुसूचित जनजाति रह सकती है। तो ये अधिकार किसके पास है, चलिए ऑप्शंस क्या अपने पास। ऑप्शन नंबर ए, भारत के प्रधानमंत्री के पास, यहाँ पे 2 बार प्रधानमंत्री होकर कट कर लीजिए एक बार, क्या हो गया, भारत के प्रधानमंत्री के पास। या फिर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य के मुख्यमंत्री के पास, या बोले कि राज्य के मुख्यमंत्री के पास, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पास। तो ये अधिकार किसके पास होगा, ए बी सी डी किसके पास होगा, ए बी सी डी में बताइए कौन किसके पास होगा ये अधिकार। तो ये अधिकार होगा ऑप्शन नंबर बी, किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये अधिकार मिलता है भारत के राष्ट्रपति को कि वो क्या कर सकता है कि किसी अनुसूचित जनजाति के लिए किसी एक क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकता है कि ये इस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति रह सकती है। तो इसके पास ये अधिकार है, किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ओके, चलिए जानते हैं राज्य के मुख्यमंत्री क्या आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो किस आर्टिकल के अंदर आएगा, तो संविधान के आर्टिकल किसके, आर्टिकल 164, कितने 164 के अंदर, आर्टिकल 164 के अंदर आ जाता है। ओके, किसके द्वारा चुना जाता है, अगर बात करें कि शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्र, अगर वो किसको मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, चीफ मिनिस्टर को शपथ दिलवाता कौन, वो दिलवाता है राज्यपाल। इसको किसके अंदर, राज्यपाल। किसके द्वारा, आर्टिकल 164 के द्वारा। ओके, 164 के अंदर आ जाते हैं। ओके, चलिए जो हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो कास्ट कौन सी होती है, एक तो एससी होगी, एसटी होगी। तो एससी एसटी 5वीं अनुसूची के अंदर आते हैं। किस अनुसूची के अंदर आते हैं, अगर बात करें कास्ट होगी तो कास्ट कौन सी अनुसूची में आती है, तो ये आती है 5वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची के अंदर आ जाती है। ओके, आर्टिकल कब से कितने तक आती हैं, तो ये आर्टिकल आती हैं आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक। कहाँ तक, 244 से लेकर 244A तक, 244 से लेकर 244A तक आती है। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोगों को क्लियर है तो कमेंट करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10 कहता है कि नासा
के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ये पूछ रहा है कि नासा ने कहा कि सूर्य के बाद निकटतम तारा कौन सा है। नासा ने बताया कि एक तारा है जो सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का, तो वो कौन सा तारा है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड स्टोरी, क्या है अल्फ्रेड स्टोरी, या फिर वार्डन स्टार, क्या है अल्फ्रेड स्टोरी, या फिर बॉर्डर स्टार, या फिर प्रिक्सिम सेंचुरी, या फिर सीरियम। तो वो कौन सा तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे करीब है? तो बताइए कौन सा तारा है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर, क्या है ऑप्शन नंबर सी, प्रिक्सिम सेंचुरी। ऑप्शन नंबर सी, प्रिक्सिम सेंचुरी। ओके। सीरियम क्या है भैया? तो ये सीरियम क्या है भैया? तो सीरियम क्या, सबसे चमकीला तारा है। क्या है? सबसे चमकीला मतलब कितना, कितनी भारत बोले तो पृथ्वी से कितनी दूर है ये? सबसे चमकीला तो हो गया। ओके। तो ये पृथ्वी से कितनी दूर है? अगर बात करें पृथ्वी से दूर है, तो ये पृथ्वी से दूर है कितना? 4.3 अरब किलोमीटर। या बोला कि प्रकाश वर्ष कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ओके। तो आप जान लीजिए एक प्रकाश वर्ष में कितना उस समय होता है। ओके। तो क्या और क्या है? खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में। खगोलीय दूरी को हम किस में मापते हैं? अगर हम बात करें अगर खगोलीय दूरी की, तो खगोलीय दूरी को हम किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। ओके। खगोलीय दूरी को हम किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। तो ये हो गया। ओके। इसकी बात यहाँ तक हो गई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? चलिए सुनते हैं, इसकी बात भी सुनते हैं भाई। आइए जरा प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि किस ग्रह पर एक प्राचीन झील की उपस्थिति के प्रमाण की खोज अगस्त 2015 में शोधकर्ताओं के एक दल ने किया। शोधकर्ताओं का एक दल था, उन्होंने एक घोषणा करी कि पृथ्वी के एक झील है जो कि कहाँ, किसी ग्रह पर स्थित है। उसकी शोधकर्ताओं ने इसका जानकारी निकाली, तो वो झील कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 2015 में ये खोज करी कि कौन सी झील है ये और कहाँ पे स्थित है। तो ये झील के बारे में जान 2015 में ये खोज हुई। ऑप्शन क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, और ऑप्शन नंबर डी मंगल। तो ये किस ग्रह पे स्थित है? तो चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, आप बृहस्पति को हम क्या कहते हैं? पीली ग्रह। कौन सा ग्रह? पीला ग्रह। किस नाम से जानते हैं इसको? पीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके। और मंगल को हम क्या कहते हैं? मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर? ये मंगल पे स्थित। कहाँ पे? मंगल पे। मंगल पे। ये किसकी खोज कब हुई थी भैया? तो इसकी खोज हुई 11 अगस्त 2015 को। कब हुई? 11 अगस्त 2015 को इस झील की खोज हुई। इसमें पाया गया कि ये झील कहाँ पर स्थित है? तो ये झील मंगल ग्रह पर स्थित है, पानी की झील। ओके। तो और जानते हैं मंगल को हम क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। ओके। इस पे क्या है? इस पे हमें जीवन के संकेत मिले हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन हो सकता है। हमें पृथ्वी नीला, और हम क्या कहते हैं? हम पृथ्वी को क्या कहते हैं? हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। शनि को कहते हैं, शनि को क्या कहते हैं? शनि को कहते हैं काला ग्रह। ओके। पृथ्वी को क्या? नीला, शनि को काला। और क्या? ओके। अगर हम बात करें लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा? वो है अरुण। कितने डिग्री? 98 डिग्री। कितना डिग्री लेटा हुआ है? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह ये कितना लेटा हुआ है? ये है 98 डिग्री लेटा हुआ है। कितना? 98 डिग्री तक झुका हुआ है। अरुण कैसा है? अरुण हरा ग्रह है। कैसा ग्रह है? अरुण एक हरा ग्रह है। हरा ग्रह। अरुण कैसा है? अरुण हरा ग्रह है। ओके। चलिए, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है हमसे? प्रश्न नंबर 12 कहता है कि किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास रहती है? ये कहना चाह रहा है कि किस तारीख को पृथ्वी की जो स्थिति है वो सूर्य के सबसे पास रहती है। तो बताइए किस दिन रहती है सब सूर्य के सबसे पास? ऑप्शन नंबर ए 7 फरवरी को, ऑप्शन नंबर बी 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को, और ऑप्शन नंबर डी 3 दिसंबर को। तो ये कब रहती है? इनमें से किस दिन सबसे करीब रहती है? तो बताइए। तो ऑप्शन रहेगा, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 भैया। क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 4। कब? ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को। कब? ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को। ओके। 4 जुलाई को भैया ऐसा क्या होता है? तो जानते हैं। 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई क्या होता है? उप अपसार,
एक तो उपसार होता है, एक अपसार होता है। तो क्या आता है? अपसार। अपसार होता है उस समय, ओके। क्या होता है? 4 तारीख को अपसार होता है। अपसार मतलब सबसे करीब, ओके। या कोई जुदाई। ये पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है किस दिन? जब हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब दूर होती है तो उसको क्या कहते हैं? जुदाई। क्या कहते हैं? जुदाई हुई। तो ये क्या होता है? इस दिन क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य जो है सबसे दूर रहता है, ओके। कितना किलोमीटर दूर रहता है भैया? तो क्या कहते हैं? 15.52 करोड़ किलोमीटर दूर है, ओके, सूर्य से पृथ्वी। चलिए, ये आंसर हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कहता है, क्या क्या कहता है? नागार्जुन सागर किस बांध पर, नदी पर है? किस नदी पर? नागार्जुन सागर जो है वो किस नदी पर स्थित है, ओके। अगर बात करें, एक चीज़ और जान लेते इसमें थोड़ा और, क्या बात करें कि ये जो 3 जून को क्या रहता है, 3 जनवरी को क्या रहता है? उपसार होता है। उपसार का मतलब क्या? सबसे करीब हो जाता है, सूरज जो पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है, जिसे कहते हैं उपसार। अगर सबसे दूर हो तो अपसार, और सबसे पास हो तो और क्या बोलते हैं? उपसार। उपसार ये कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये कार्य होता होगा। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है, ओके। चलिए, आप जानते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 13 कहता है कि प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर है, तो वही पूछ रहा है ये किस नदी पर स्थित है। तो बताइए किस नदी पर स्थित है। तो ये वाला बताइए। ये वाला मैं आपको कमेंट लोग आप लोगों के लिए कमेंट के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी महानंदा नदी, या ऑप्शन नंबर डी भागीरथी नदी। तो किस नदी पर स्थित है, ओके। अच्छा, ये एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि ये नर्मदा नदी होगी, ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये सरदार सरोवर बांध पर, ओके। और जैसे हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड कहाँ पे स्थित है? यह हीराकुंड बांध पर महानदी। तो भागीरथी नदी कहाँ पर? यह हिटारी बांध पर। अब बताइए कि कृष्णा नदी किस बांध पर स्थित है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाती है? अगर हम बात करें कि एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर दर्शाती है, तो अब जैसे कि ये भारत का, अगर ये बनाए वर्ल्ड का मैप होता तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। जैसे कि बात करें ये, तो ये क्या होगा? ये अक्षांश रेखाएं होगी। तो ये अक्षांश रेखाएं होगी। तो ये अक्षांश रेखाएं क्या बोलती हैं कि इनमें 1 डिग्री का मतलब कितना होता है? कितने किलोमीटर को दर्शाती हैं? अगर ये एक अक्षांश रेखा है, तो ये एक अक्षांश रेखा कितने किलोमीटर को दर्शाती है? तो बात करेंगे तो कितने किलोमीटर दर्शाएगी? तो ये दर्शाएगी ऑप्शन नंबर ए 101 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 101 किलोमीटर, ओके। चलिए बढ़ते आएंगे, जानते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में, 14 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अक्षांश होता होगा, जैसे कि अपना ये मान लो ये मैप है, ये मैप हो गया, ये डिग्री, ये अक्षांश डिग्री हो गई, ये होगी, ये क्या होगा? ये होगी रेखाएं, ये रेखाएं हो गई, ओके। ये रेखाएं होगी, ये यहाँ से जाती है हमारी क्या? कर्क रेखा। यहाँ से जाती है नीचे से मकर रेखा, और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश, ओके। ये भूमध्य रेखा, जब हम बात करें नीचे की, तो ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा ही क्या होती है? 1 किलोमीटर को दर्शाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पे आ गया। तो 0 से 1 डिग्री अक्षांश में कितने कितने मिनट का डिस्टेंस होता है? तो 4 मिनट का डिस्टेंस होता है, ओके। कितने मिनट का? 4 मिनट का। ये होते हैं 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे बनाती है 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो ये 90 डिग्री का है नॉर्थ और साउथ में, ओके। नॉर्थ और साउथ में क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कहाँ बनाती है? नॉर्थ और साउथ में, ओके। तो अगर हम बात करें तो, अगर दिन और रात किससे होते हैं? अवधि में वृद्धि होती है, ओके। तापमान में कमी आ जाती है इसके कारण। और कुल कितना हो जाती है? जैसे कि हम जोड़ें तो कुल, जैसे 90 डिग्री ऊपर हो गया, 90 नीचे हो गया, तो 90 कितना हो गया? 180 और 1, 0 डिग्री का जो अक्षांश होता है, तो इसको एक कितना हो गया? टोटल टोटल 181 किलोमीटर, ओके। जैविक विविधता वाली कमी, ओके। चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 क्या कहना चाह रहा है? सुनिए, सुनते हैं भाई, इसकी बात भी सुनते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि विशाल प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप, जिसे कहते हैं सुपर कॉन्टिनेंट,
क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। पेजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके भाग में अगर आगरा भूमि स्थित है। कौन सी भूमि स्थित है? आगरा भूमि स्थित है। तो बताइए वो कौन सी भूमि स्थित है और कहाँ पे स्थित है? डैश पूछ रहा है तो डैश का आंसर बताइए आप लोग। बात करें, ऑप्शन नंबर ए यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर बी टेसिन सागर, ऑप्शन नंबर सी भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, और ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना भूमि। तो कौन सी भूमि में ये आगरा भूमि स्थित है? तो बताइए कौन सी भूमि में स्थित है? भाग में स्थित है। तो बताइए बताइए। तो ये है किसमें? आंसर नंबर डी गोंडवाना लैंड में। किसमें? गोंडवाना में। ओके, ऑप्शन नंबर डी। जानते थोड़ा और इसके बारे में, क्या है कि बे क्या है, वेगनार ने क्या किया कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? ये वेगनार है, इसने क्या दिया? महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत दिया। ओके ओके, तो इसने ये सिद्धांत दिया होगा। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर किस पे? प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा अपने देश क्षेत्र में मेल खाता है? तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन कौन सा बेस्ट रहेगा? चलिए, ऑप्शन नंबर ए एशिया एवं चीन, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका एवं कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका या फिर ब्राज़ील। क्या पूछना चाह रहा है? इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? तो ये क्षेत्र के हिसाब से मेल खाता है। तो जैसे कि एशिया में बात करें, चीन सबसे बड़ा देश है ना, तो ऐसे पूछ रहा है कि अगर उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका कहाँ पर सबसे बड़ा स्थित देश है? तो अफ्रीका में क्या कांगो सबसे बड़ा देश है। ओके, पूरे अफ्रीका में कांगो एक देश हो गया। तो जैसे ही पूरी एशिया में चीन एक देश हो गया, तो ये सबसे बड़ा देश है। तो ऐसे पूछना चाह रहा है ये। ओके, तो बात करें कि तो इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके दो आंसर रहेंगे, जैसे बेसिकली ए एवं कौन सा, ए एवं डी, दो आंसर रहेंगे, ए और डी दोनों। क्यों ए और डी दोनों रहेंगे? कि भैया इन दोनों का अलग अलग वो है कि ये दोनों ही एक जैसे ही हैं और डिस्टेंस का इनका सेम है। ओके, बात करें अफ्रीका, अफ्रीका कहाँ पे स्थित है? अल्जीरिया में। ओके, अल्जीरिया में, अल्जीरिया इसका सबसे बड़ा देश है। ओके, और बात करें उत्तरी अमेरिका कितने है? कनाडा में। क्या है? कनाडा में। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। देख जानते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? जैसे कि हमने ट्रिक बताई थी, ये कौन सा था? रुख चीन अब आया भारत। क्या था? रुख चीन अब आया भारत। रा से क्या है? रूस है। कहाँ से क्या है? कहाँ से कनाडा है। चा से चीन है। आ से अफ्रीका है। बा से ब्राज़ील है। आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील है। आ से ऑस्ट्रेलिया हो गया। ओके, तो ये सब है। वहाँ से भारत हो गया। भारत कितने नंबर पे आता है? भारत 7वें नंबर पे आता है। ओके, तो यूरोप और रूस ये हो गया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलिए यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। प्रश्न नंबर 16 तक हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? चलिए सुनते हैं प्रश्न नंबर 17 की बात सुन लेते हैं, नहीं गुस्सा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 17 ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भिलाई स्तंभ संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत कहाँ स्थित है? ओके, स्रोत है, कौन सा स्रोत है? चलिए बात करते हैं। दिल्ली राजहारा, या जिसे दिल्ली रजहारा बोलते हैं, रजहरा, या फिर कोरबा, या फिर उमरिया, या फिर राजनंदगांव। कौन सा? राजनंदगांव। तो ये कौन सा स्थित है? कहाँ पे स्थित है? भिलाई स्तंभ संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत। तो बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर ए दिल्ली राजहरा में स्थित है। ओके, यहाँ पे स्थित हो भैया। यहाँ पे और क्या है? ये कौन से जिले में? ये है बादोल जिले में। कौन सा? बलदो। कौन सा? बलदो जिला। कौन सा? बलदो जिला डिस्ट्रिक्ट। ओके, बलदो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और क्या भैया इसमें, यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों में क्या है? बी और सी में क्या होता है? कोयले का निर्माण होता है। कौन सा? कोयला। कोयला है अयस्क स्थित है। ओके, इस पे स्थित है। बात करें बी में, बात करें ए में क्या क्या? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये किसके सहयोग से बना था? तो ये बना था सहयोग रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में।
ओके, चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? आगामी वह जनजातियां हैं जो रहती हैं। कौन सी जनजाति? आगामी। आगामी कौन सी जनजाति है जो कहाँ रहती है, तो ये पूछना चाह रहा है। तो बताएं। जैसा कि ऑप्शन नंबर ए अंडमान व निकोबार में रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में रहती हैं, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में रहती हैं, या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में रहती हैं। तो बताइए कहाँ कहाँ पे रहती हैं। तो जैसे बात करें अंडमान में, तो अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति रहती है? ये रहती है स्टेलीज। कौन सी? स्टेलीज। कौन सी जनजाति रहती है अंडमान में? तो अंडमान निकोबार में रहती है स्टेलीज। बात करें मिजोरम में, तो मिजोरम में भैया कौन सी रहती है? मिजोरम में कोई नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? मिजोरम में अगर बात करें तो मिजोरम में एक जाति रहती है। कौन सी रहती है? ये रहती है मिजो या फिर लाखेर। कौन सी? मिजो या फिर लाखेर। मिजोर और लाखेर, लखार, ये दो जनजाति रहती है कहाँ पे? मिजोरम में। तो हमारा ऑप्शन क्या रह जाए? ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो भैया राजस्थान में कौन सी जनजाति रहती है? राजस्थान में रहती है भीला, मीणा और गसिया। कौन सा? भीला, मीणा और रसिया। मीणा हो गया, मीणा हो गया, मीणा आप लोग सुन लीजिए। मीणा, भीला और गसिया। ओके, ये सब जनजाति कहाँ पे रहती है? गरसिया। ये सब जनजाति रहती है कहाँ पे? राजस्थान में। आते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्योमोंग्स मठ, ये एक मठ है। कौन सा? पोमोंग्स। कौन सा? पोमयोंग्स मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पूछना चाह रहा है कि पोमयोंग्स मठ है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जो नीचे ये राज्य दिए इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आसाम में स्थित है, क्या ऑप्शन नंबर बी मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी क्या वो त्रिपुरा में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी क्या वो सिक्किम में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये पोयांग पोमयांग मठ? तो पोमयांग मठ कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में स्थित है। ओके, सिक्किम में स्थित हो गया, चलो अच्छी बात है, स्थित हो गया। ये क्या कहेंगे? ये सबसे प्राचीन मठ है, सबसे प्राचीन मठ है। इसको क्या है? निगम बौद्धों से संबंधित है। कौन से बौद्ध से संबंधित ये बौद्ध से संबंधित है। ओके, कौन से बौद्ध? निगम बौद्ध से संबंधित है। ओके, अब आते हैं मिलान वाले प्रश्न पर। मिलान वाला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हो गया हमारा मिलान वाला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? चलिए मिलान करें। ओके, मिलान करते हैं, चलो क्या क्या कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए इंडियन ट्रेन स्टेट मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कह रहा है कि ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद में। क्या ये इलाहाबाद में स्थित है? नहीं भैया। तो आते हैं फिर देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ स्थित है? क्या ये हापुड़ में स्थित है? नहीं भैया। तो जानते हैं कौन सा कहाँ स्थित है? ओके, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे स्थित है? नोएडा में स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये क्या इलाहाबाद में स्थित है? तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तो पहले कर लेते हैं, इनको मैच कर लेते हैं, पहले मिलान कर लेते हैं कौन सा रहेगा सही। ओके, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? ये है हापुड़ में स्थित हो गया। ओके भैया। और बात करते हैं किसकी? बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास, ये कहाँ पे स्थित है? ये नोएडा में स्थित है भैया। चलिए भैया, ये हो गया। बात करें गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान की, ये कहाँ पे स्थित है भैया? तो ये कहाँ पे स्थित? ये स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है किसमें? इलाहाबाद में। भैया हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये भी इलाहाबाद में स्थित है। ओके भैया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? आंसर ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4। ये, हाँ, ये 4 वाला है ना, 4 वाला जो चला जाएगा 1 पे, और जो 1 वाला है, जो 4 वाला है वो चला जाएगा किस पे? डी चला जाएगा 4 पे, इलाहाबाद पे। तो 4, 3, 1, 4 क्या हो जाएगा? 4, 3, 3, 2, 1, 4 क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। देखिए 3, 2, 1, 4 कहाँ पे है इनमें से ऑप्शन में? अच्छा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1, 4। ओके, ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार दिए, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है, बाकी सब गलत है। ओके, ये सही रहेगा। चलिए बढ़ते प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक पदाधिकार किसे प्राप्त है? जो म्यूचुअल फंड है उसमें शेयर बाजार के लिए मूलभूत विनियामक पदाधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार किसे प्राप्त है, ये पूछना चाह रहा है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेबी, सेबी कहते हैं। ओके, या फिर भारत सरकार द्वारा,
या फिर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा। तो किसके द्वारा ये लागू किया जाता है, किसके द्वारा विनिमय पदाधिकार प्राप्त है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या? भारतीय भूमि एवं विनियम बोर्ड। किसको? भारतीय भूमि एवं विनियम बोर्ड को प्राप्त होगा। ओके, चलिए जैसे जाने कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये हुई कब? कब हुई? 1960 नहीं, भारतीय रिजर्व बैंक की, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज, या बोले कि स्टॉक की सिब्बी की स्थापना कब हुई? ये हुई 19 कब? 1935 में। कब हुई? 1935 में। आप मुझे बताइए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ओके, ये क्या है? जैसे भारत, सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया, एक मिनट, सही है, मैं जो बता दिया वही आंसर था। कब? 1935 में किसकी स्थापना हुई? ये स्थापना है किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। बात करें स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? ये है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। ओके, जिसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक। ये बॉम्बे स्टॉक कब इसकी स्थापना हुई? ये हुई है 1875 में। कब हुई? 1875 में, 1875 में। ओके, जानते हैं सेबी के बारे में थोड़ा। सेबी क्या है भैया? जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सेबी क्या है भैया? सेबी क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। ओके, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हो गए। चलिए भैया, ओके, ये ये किसके सिफारिश पे इसको बनाया गया? कौन सी समिति के द्वारा? ये था नरसिम्हा राव समिति के द्वारा। ओके, ये कब हुई? किसकी सिफारिश? ये नरसिम्हा राव समिति की सिफारिश पे बनाया गया। ओके, स्थापना इसकी कब हुई? सिब्बी की स्थापना कब हुई? तो सिब्बी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल। कब? 12 अप्रैल 1988 को। कब स्थापना हुई इसकी? 12 अप्रैल 1988 को। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ओके, ओके, मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। चलिए, और क्या वैधानिक दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ? तो वैधानिक दर्जा इसको कब प्राप्त हुआ? वो हुआ 30 जनवरी 1992 को। कब हुआ? 30 जनवरी 13 जैन 1992 को। कब हुआ? 1992 को इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। ओके, तो ये बात थी इसके म्यूचुअल फंड के बारे में। चलिए, अब बात करते हैं 22, प्रश्न नंबर 22 की। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ये प्रसाद नहीं था, पश्चात था इसमें, है ना, तो इसमें प्रसाद लिख गया, सॉरी, ये पश्चात कर लीजिए आप लोग। क्या था? राष्ट्रीयकरण के पश्चात तो क्या नाम दिया गया? तो बताइए क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर है भारतीय स्टेट बैंक, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई, या बैंक ऑफ इंडिया, या इंडियन ओबीसी बैंक, या फिर भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई कहते हैं, या बैंक ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन ओबीसी ओबीसीटी बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक। तो बताइए कौन सी बैंक है ये? तो पहले बात करते हैं किससे? बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये 19 कब हुई? 1937 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ओके, 1937 में हो जाती है। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? जिसे हम बीओबी बोलते हैं, क्या हुई? तो 1906 में हुई। ओके, फिर बात करें इंडियन ओबीसीटी बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1932 में। कब हुई? 1932 में हुई, 1932 में हो गई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई भैया? तो इसकी स्थापना 1955 में, और यही वह बैंक है जो क्या हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इसको ये नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, जिसको क्या कहते हैं? आरबीआई के नाम से जानते हैं। ओके, रिजर्व, जिसको क्या कहते हैं? एसबीआई के नाम से जानते हैं। किसके? एसबीआई के नाम पे, एसबीआई के नाम से इसको हम जानते हैं। किसको? इसको। ओके, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अब थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कि एक बैंक थी इंपीरियल बैंक, कितनी बैंकों को मिलकर इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ? तो जानते हैं, जब 1921 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चालू हुआ, तो कितनी बैंक थी? 3 बैंकों को मिलकर, 1 2 3। कौन सी बैंक? एक तो बंगाल बैंक। कौन सी? बंगाल बैंक। दूसरी बॉम्बे बैंक, तीसरी मद्रास बैंक। ये मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये कब हुई? इसका निर्माण क्या? 1806 में, 1840 में, 1843 में। तो इन दोनों का इनका निर्माण हुआ। इन तीनों को बैंक को जब जोड़ के एक बैंक का निर्माण किया गया, वो बैंक है इंपीरियल बैंक। ओके, और इंपीरियल बैंक को बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इंपीरियल बैंक को 1955 में किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको कर दिया भारतीय स्टेट बैंक में। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है तो ये कमेंट बॉक्स में यस लिखें। अगर नहीं क्लियर तो एक बार दोबारा से बोल दें कि मैं बता दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा दोबारा से। ओके, चलिए
आते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 से कहता है जो हमारा नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये पूछना चाह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो बताइए नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई। उससे पहले जानते हैं नाबार्ड के बारे में थोड़ा। जो ये नाबार्ड है, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे के बी साहा। कौन से? के बी साहा। के बी साहा इसके क्या रहेंगे? के बी साहा जी अध्यक्ष रहेंगे इसके। ओके, नाबार्ड के। ओके, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण किसकी सिफारिश पर हुआ? ये था बी शिवराम समिति। किसका? बी शिवराम समिति की सिफारिश पर। शिवराम समिति की सिफारिश पर इसका निर्माण हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके भैया, कौन से अधिनियम के द्वारा हुआ? तो अधिनियम कौन सा था? अधिनियम 1980। ओके, कब हुआ? अधिनियम 1980 को 1981 को। अधिनियम कौन सा? 1981। कब ये लागू हुआ? तो लागू हुआ 12 जुलाई 1982 को। ओके, 82 को ये इसको लागू हो गया था। ओके, इतना क्लियर है? आप जानते हैं इसकी स्थापना कभी? तो बताइए आप, स्थापना कभी? भैया 1970 में हुई क्या? 1975 में हुई? 1970 में हुई या फिर 1982 में हुई? तो कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना होगी 1982 में। ओके, 1982 में। चलिए, यहाँ तक इसको क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार विसमिष्टीकरण मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब हुआ? भारत में मुद्रा विमुद्रीकरण मतलब जो अपने पैसे उनको चेंज कब किया गया? कब पैसों को बदला गया? तो इसका प्रयास कब किया गया? तो जानते हैं सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर ए 1956 में, ऑप्शन नंबर बी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी 1978 में, या ऑप्शन नंबर डी 1963 में। तो ये कब किया गया? तो ये बात करें तो स्वतंत्रता से पहले कब? 1946 में किया गया था। ये स्वतंत्रता से पहले था। और 1946 में, ये तो स्वतंत्रता से पहले था। पर स्वतंत्रता के बाद कौन सा किया गया? तो स्वतंत्रता के बाद जो किया गया वो किया गया 1978 में। कब? 1978 में, 1978 में। ओके, उसके बाद से कब किया गया? उसके बाद किया गया कब? 2016 में। 2016 में किसकी? बीजेपी की सरकार में। किसने? उस समय प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी के समय पे किया गया था ये। ओके, क्या गया? मुद्रा विमुद्रीकरण। ओके, मुद्रा विमुद्रीकरण का मतलब मैंने बता दिया कि पैसों का चेंज, पैसों का बदलाव। ओके, पैसे बदले गए, ये हुआ। ओके, आते हैं आज के अपने आखिरी और लास्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25 कहता है, क्या कहता है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बताइए कौन सा रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए पीला रंग, ऑप्शन ए पीला रंग, ऑप्शन नंबर बी बैंगनी रंग, ऑप्शन नंबर सी हरा रंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। तो वो कौन सा रंग है जिसके तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे कम होती है? ओके, तो बताइए। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ता हूँ। उसके आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे ज़्यादा तो आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का होता है। पर सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर ठोक दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। और ये प्रैक्टिसर हम लोग हर रोज़ चला रहे हैं, तो आप लोग हर रोज़ लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेपर की तैयारी जमकर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।